कल आ गया है जजमेंट। अब 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस का जजमेंट सर कल आ गया है कि जजमेंट आ गया तो सबसे पहले काम डाउन या एंजाइटी या फिर क्या सिर्फ टॉपर ही एग्जाम क्रैक कर सकता है जुडिशरी का, बाकी कोई नहीं। तो सर इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो शायद वो लॉ स्टूडेंट जो शायद अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और एक जुडिशियल एस्पिरेंट, इसमें क्या फर्क? वो प्रेशर में इतना पड़ रहा है, होगा क्या, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपनी बॉडी की, उसी दिन हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। कोचिंग और इंस्टीट्यूट, क्या यही काफी है एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए सिविल जज को क्रैक करना? ना पढ़ना तो मिस्टेक है, पढ़ाई ना करो ये तो बहुत ही बड़ी मिसाल है। ज़्यादा पढ़ना भी एक मिस्टेक हो सकती है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, प्रिपरेशन करनी है। तो पहला तो पॉइंट ये कि क्या मैं सिविल जज बन सकता हूं? और एक बार इतनी मेहनत करने के बाद, 3-3, 4-4 साल बाद पूरी मेहनत करने के बाद, क्या मेरा सिविल जज का सपना बंद हो चुका है? 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस का जजमेंट तो आ गया है, रूलिंग तो आ चुकी है, पर क्या अभी भी मेरा सपना कायम है या अभी भी मेरा सपना बरकरार है? ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल आपके हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र जय, आपके साथ ऐसे ही एक नए एपिसोड के साथ आता रहता हूं। और इस पॉडकास्ट में भी आज मैं आपके साथ यहां जुड़ने वाला हूं और प्रॉपर सिविल जज के हिसाब से आपके पूरे की पूरी जुडिशल आप में बात करने वाला हूं। जितने भी स्टेट के यहां पर, जितने भी स्टेट, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी जुडिशियल स्टेट के एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, या जितने भी एस्पिरेंट कोने कोने इस इंडिया में बैठे हुए हैं, तो ये शायद रियलिटी चेक आपको आज मिलने वाला है। आपके सवाल मैं शायद आज करने वाला हूं हमारे गेस्ट, हमारे बहुत ही अच्छे मेंटर अक्षय सर जो हमारे इंदौर सेंटर, जेजी सेंटर, जुडिशरी गोल्ड के सेंटर हेड हैं। और वहां पर उन्होंने जैसे आपको एमपीएडीपी में प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, आपकी बहुत सारी यहां पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको बताया था कि एमपीएडीपी में लास्ट एपिसोड में कि हाँ भाई कैसे क्या चीजें होती है। पर ये सवाल एमपीएडीपी का नहीं है, ये शायद एक कंसाइज पॉडकास्ट नहीं है, ये पॉडकास्ट उस एक एक एस्पिरेंट के लिए है, वो एक एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए है जो शायद सपना यहां से नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से, अरे कहीं से भी अगर आप देख रहे हो तो आपके सवाल शायद मैं आज रखने वाला हूं। तो थैंक यू और वेलकम सर, अक्षय सर, यहां पर इस पॉडकास्ट में, जहां पर आज आप कुछ बच्चे जो हमारे साथ बहुत परेशान हैं और वो एक जर्नी से परेशान है। सर जर्नी से परेशान क्यों सर? वो जो 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस का जो अभी एक छोटा मोटा एक डिस्प्यूट चल रहा था, और जिसमें से बच्चा शायद 2022-21 के बाद से पढ़ना भूल गया है, या फिर सपने ऐसे बंद हो गए हैं सर कि वो शायद ये छोड़ चुका है कि अब क्या किया जाए। मेरी एडवोकेसी में चला जाता हूँ, जिम्मेदारियां आ गई हैं सर। मतलब जैसे महिलाएं एस्पिरेंट हैं, उनके भी बहुत सारे सवाल हैं कि मेरी जिम्मेदारियों के साथ 27-28 तक तो मेरी कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद तो हम एलिजिबल होंगे 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस में। पर फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड हमारा एक बहुत अच्छा ये सॉल्व हुआ कि सर फाइनली जजमेंट आ चुका है। पर जजमेंट के बाद इस पॉडकास्ट में मैं शायद आपके साथ कुछ ऐसे सवाल करने वाला हूं, और चूंकि आप तो इस चीज में एक्सपर्ट हैं ही, कि बच्चों को एक जर्नी के माध्यम से, क्योंकि आपके पास सर जो एक्सपीरियंस है जुडिशियल एस्पिरेंट को पढ़ाने के लिए, इंदौर में तो आप काफी साल से पढ़ा ही रहे हैं, तो उसमें आज शायद मैं आपको वो सवाल पूछने वाला हूं जिससे हो सकता है आप भी परेशान हो जाएं। बट ये बच्चे के सवाल हैं सर, वो सवाल हैं जो शायद बच्चा बहुत टेंशन में है सर, मतलब उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब करा क्या जाए। कल आ गया है जजमेंट। अब 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस का जजमेंट सर कल आ गया है। आपको तो पूरा आपने जजमेंट के विवरण में बताया जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे कि क्या क्या वहां पर एक पॉइंटर्स रखे गए थे। पर सर जो बच्चों के एक सवाल मन में आता है, जैसे कल एक जैसे जजमेंट आया है, जजमेंट के बाद बच्चा क्या करना चाहिए? पहले तो एक बेसिक सवाल मेरा रहेगा कि जजमेंट आ गया तो सबसे पहले काम डाउन या एंजाइटी, या फिर क्या एकदम से जो बेसिक सवाल है कि क्या करें, हम क्या करें सर, वो मैं शायद पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, पहले तो थैंक यू सो मच जय सर, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। हाँ, आपने पहले तो गुड न्यूज़ दे ही दी सभी को। 3 साल प्रैक्टिस जजमेंट अब बहुत पॉजिटिव आया है, तो हाँ ये एक एक्साइटमेंट भी है, बट हाँ कूल डाउन सभी एस्पिरेंट के लिए कि यहाँ पर अब अभी आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, आराम से सोचिए। हाँ, जो लोग तैयारी कर रहे थे वो कंटिन्यू करिए, और जो लोग ड्रॉप कर दिए थे अब फिर से समेटने का समय आ गया है। अपनी किताबें ओपन करिए, बैरेट ओपन करिए, जो मेनली प्रैक्टिस में लग गए थे अब, ठीक है, तो अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने लग जाइए और
आराम से। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप जुडिशरी प्रिपेयर कर लेंगे, लॉन्ग मैराथन है। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि अभी आप प्रॉपर समझिए इसको, कौन से स्टेट को टारगेट करने वाले हैं अभी आप, वो प्लान कर लीजिए, किस हिसाब से स्ट्रैटेजी करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले, उस हिसाब से आप अपने से प्लान करिए। समय है, बट अब आप इसको लेकर आगे आप एग्जीक्यूट करिए इसको। ये ग्रेट एडवाइस। क्यों एडवाइस ये इसलिए है सर, और मैंने ये प्रश्न भी आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बच्चों को 3 साल की प्रैक्टिस जजमेंट आ गया, अब क्या। ये सवाल बहुत बेसिक है, पर ये सवाल शायद हर एक एस्पिरेंट के जहन में रहता है। अब सर मेन सवाल जो मेरा यहाँ पर रहेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा कटाक्ष हो सकता है, बट ये सवाल बच्चों का है, जो मैं शायद अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप से या सब जगह से पूछता हूँ। सर पहला सवाल ये कि इस जजमेंट में एक बात की जा रही थी बार बार कि वो बच्चे जो शायद एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हैं, कहां पर, अपने कॉलेजेस में, तो टॉपर जिसको बोलते हैं कि भाई 75% अपने कॉलेज में अचीव कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, 80%, तो उन पर बहुत एम्फेसिस जा रहा था। तो वो बच्चा जो शायद इतना अच्छा एकेडमिक स्ट्रांग है नहीं, पर सपना सिविल जज का देखता है। तो मेरा ये जो सवाल है वो बेसिक ये है सर कि क्या ये सिविल जज बनने का सपना सभी लोगों के लिए है, या फिर इस जजमेंट के हौवे ने या अफवाह ने शायद एक टॉपर या फिर बच्चों को ये बता दिया कि सिर्फ टॉपर ही एग्जाम क्रैक कर सकता है जुडिशरी का, बाकी कोई नहीं। तो सर इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा इस पे कि जज बनने का सपना सभी का राइट भी है, और प्रिपरेशन करना के भी राइट आप ही का है। तो हाँ, बोलते हैं ऐसा कि जो ब्रिलियंट है एकेडमिकली, गोल्ड मेडलिस्ट है, प्रिपरेशन करते हैं, परसेंटेज अच्छा स्कोर करते हैं, वो तो ठीक अच्छा करते ही हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होता है, और एक एवरेज परसेंटेज जो होते हैं, आपका भी अगर आप ड्रीम जज बनने का है तो आप उसके अकॉर्डिंग डील करिए, इसको पूरा एक्ट करिए। कारण ये कि यहाँ पर डिफरेंस है सर, कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि कॉलेज के ग्रेड्स जो भी आप परसेंटेज स्कोर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये रिजल्ट नहीं देता कि आप जज बन ही जाएंगे। कारण ये कि कॉलेज की एग्ज़ाम और आपकी जो जुडिशरी, जो हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो पीएससी कराता है, इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉलेज की एग्ज़ाम बिल्कुल एक तरफ है और आपकी जुडिशरी की एग्ज़ाम बिल्कुल एक तरफ है। कॉलेज में आप हो सकता है कि थियोरिटिकल पार्ट पर ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, बट जुडिशरी में आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल, क्वालिटी मैटर्स रादर देन क्वांटिटी। जब बोलते हैं ना कि पेजेस फिल करिए, सब भी जानते हैं कॉलेजेस में जिस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं, सब करते हैं, बट जुडिशरी में यहाँ पर ये कि लॉ केवल याद रखना नहीं है, लॉ को अप्लाई भी करना है। तो यहाँ पर जुडिशरी में, और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है आप, जैसे कॉलेज में क्या होता है सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एग्ज़ाम्स होती है, मिड सेमेस्टर होता है, एंड सेमेस्टर होता है, तो उसके पहले आप प्रिपेयर करोगे, पढ़ाई करोगे और एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। बट जुडिशरी या एक हफ्ते एक महीने वाली एग्ज़ाम नहीं है, जुडिशरी में 1.5 से 2 साल लगता है, और उसमें चाहिए कंसिस्टेंसी। तो मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंट रहना बेटर है रादर देन ब्रिलियंट। आप ठीक है स्मार्ट वर्क करिए सब है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं तो आप लैग कर जाओगे। तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मेरा ये है कि हर कैटेगरी का स्टूडेंट, चाहे एकेडमिकली स्ट्रांग हो या ना हो, अगर सपना देख रहा है जज का, अगर उसको भरोसा है अपने आप पर कि मैं अब मेहनत करूंगा गवर्नमेंट एग्जाम या जुडिशरी के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल आप इस ड्रीम को आगे प्रोसीड करिए। बहुत ही अच्छी एडवाइस है। अब जजमेंट आने के बाद अगर वो बच्चा जो शायद एकेडमी में अपना परफॉर्मेंस एवरेज समझता है या अपने आप को एवरेज समझता है, तो आप अपने सपनों को बंद नहीं कर सकते, आप अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात यहाँ पर अक्षय सर ने हमें बताई। और इसी के साथ जैसे कि एक और मिथ है सर बच्चों के दिमाग में कि लॉ एस्पिरेंट मतलब आप समझो एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो गया और एक लॉ स्टूडेंट हो गया जो शायद कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब उसकी परसेंटेज बन रही है लगभग 75-80, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं तो सारे लॉस पढ़ के बैठा हूं। दैट मीन्स कि लॉ स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंट रहता है मैं सब पढ़ के बैठा हूं, तो वो अपने आप को शायद जुडिशियल एस्पिरेंट से कंपेयर नहीं करता है। तो मतलब वो सोचता है कि मैं तो कर लूंगा, मैं सिविल जज के एग्जाम क्रैक कर लूंगा। तो सर ये लॉ स्टूडेंट और जुडिशियल एस्पिरेंट, जो शायद वो लॉ स्टूडेंट जो शायद अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और एक जुडिशियल एस्पिरेंट, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि उनको ये फर्क बताना जरूरी है जिससे वो शायद सिविल जज में अपना ये जो मिथ है वो शायद हटा सकते हैं। तो शायद इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सवाल तो अच्छे अच्छे ला रहे हैं आप। सच कहा था आपने कि जो बच्चों की क्वेरी है ये, हाँ देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये कि लॉ ग्रेजुएट और जुडिशरी एस्पिरेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए हो सकता है लॉ ग्रेजुएट लॉ जानता हो, पढ़ता हो, समझता हो, ठीक है, बट एक जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए क्या है, केवल लॉ जानना, पढ़ना, समझना तो ठीक है, आगे उस लॉ को अप्लाई करना भी है। लॉ जानना एक अलग चीज़ है
और लॉ को अप्लाई करने एक अलग चीज़ है। कारण ये Point. कि लॉ को अप्लाई करने के बाद आपको जजमेंट देना है, आप न्याय करने वाले हैं न्यायपालिका में। Point. तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, इन डेप्थ, बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग। और लॉ को पढ़ने के लिए भी आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि एक माइंडसेट, मैं कहूँगा एक वर्ड में इसको, कि माइंडसेट आपका थोड़ा अलग होता है एक लॉ ग्रेजुएट का, एक जुडिशरी एस्पिरेंट का। जुडिशरी एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं लॉ को अप्लाई भी करना है। पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि लॉ एस्पिरेंट और जुडिशियल एस्पिरेंट बहुत फर्क है। क्योंकि सबसे पॉइंट वाली बात जो शायद एक एक्सपीरियंस आदमी बता सकता है, जैसे अक्षय सर ने बताया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ। भाई लॉ और ज्ञान तो सब ले लेते हैं, पर ज्ञान को अपने निर्णय और जजमेंट में डालना, ये बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर सर ने बोली। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बात तो शायद मुझे भी एक नहीं पता चली और बहुत ही बढ़िया बात है। सर एक और बात, बच्चों को ये मिथ है कि आज मम्मी, आज पापा मैं कोचिंग जा रहा हूँ, आज मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, आज मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, और घर आते हैं तो 12-12 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करके आ जाते हैं, और घर आते बोलते हैं कि पापा मैं तो पढ़ के आया हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, मम्मी मैं तो पढ़ के आया हूं, मैं आपको पता नहीं मैं कोचिंग करके आया हूं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो क्या ये जो मिथ है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि अब तो जुडिशरी की वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली हैं, ये मिथ है दिमाग में कि कोचिंग और इंस्टीट्यूट, क्या यही काफी है एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए सिविल जज को क्रैक करना, या फिर कुछ और भी है इनके अलावा जो शायद आपको एक सक्सेस का रास्ता या सिविल जज बनने का सपना जो है दिखाती है? सर देखिए जेन्युइनली बहुत अच्छा सवाल है ये। कई बार इस बारे में बात नहीं होती है। मतलब लगता है कि प्रिपरेशन करना, पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना कंसिस्टेंटली, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैटर करती है जो आज मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे एक कैंडिडेट है, साल भर उसने प्रिपरेशन करी और अच्छे मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहा है वो, ठीक है, बट आप साल भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ना पढ़ाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे वो बहुत अलग चीज़ है। मतलब मैं इसको और अगर क्लैरिटी दूं तो पढ़ना पढ़ाना, साल भर परफॉर्म करना और पर्टिकुलर एग्ज़ाम वाले डे परफॉर्म करना, ये अपने आप में डिफरेंस है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्ट हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं एग्ज़ाम में, सब है, लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट पर काम नहीं किया, फॉर एग्जांपल आप जनरली बिना प्रेशर के परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ प्रेशर आता है तो आप सिली मिस्टेक होने लगती है। और आप जानते हैं कि जुडिशरी में सबसे पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, तो वहाँ अगर 1-2 नंबर भी इधर उधर हुआ तो आपके चांसेस आप रिड्यूस कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि क्या हर तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं नर्वसनेस को। आपका व्यक्तित्व तो बहुत कुछ बता देता है, आप किस तरह के पर्सन हैं। जैसे प्रिपरेशन सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नर्वसनेस को हैंडल नहीं कर सकते, आप अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो हो सकता है परेशानी हो। इसके लिए आप थोड़ा मेडिटेशन पर काम करिए, ठीक है। ये चीज़ मतलब मैं बता रहा हूँ, इस पर जनरली बात नहीं होती है, पढ़ना पढ़ाने के अलावा जो अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये हेल्थ फिटनेस। कारण ये, अगर आप सोचिए कि कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है अपनी, पर होता क्या, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि यहाँ पर एक समय बाद हो सकता है वो इग्नोर करने लग जाता है अपनी स्लीप साइकिल को। मैं मानता हूँ कि 7 से 8 घंटा आपको प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, आपको एक प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। कारण ये कि आप ऐसा समझिए इसको कि फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है, उसने क्या करा, उसने अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान नहीं रखा, उसने प्रॉपर डाइट का ध्यान नहीं रखा, अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो प्रेशर में इतना पड़ रहा है। होगा क्या, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपनी बॉडी की, उसी दिन हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। जैसे बहुत मैंने एक बार, मतलब ये प्रैक्टिकल है, देखा है मैंने कुछ लोगों को कि जो साल भर परफॉर्म करते हैं, एग्जाम के कुछ 1-2 महीने पहले अगर बीमार हो गए, कुछ ना कुछ ऐसा इशू आया, तो वो फिर सफ़र करते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली, बट ये सफ़र करते हैं। तो मेरा सेंस ये है कि कहने का मतलब ये कि आप अपनी हेल्थ फिटनेस का भी ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये देखिए, ये स्प्रिंट जैसा नहीं है कि आप 1000 मीटर या इस तरह से स्प्रिंट कर ले। एक मैराथन है, 2 साल वाली मैराथन है मिनिमम। तो आपको यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स मैनेज करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर पढ़ाई का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको साथ ही साथ सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ मैनेज करनी पड़ेगी, आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी पड़ेगी, साथ ही आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आज 12 घंटे पढ़ लेता हूँ और फिर 1 हफ्ता नहीं पढ़ता हूँ, ये सही डायरेक्शन नहीं है। आप 4-5 घंटा पढ़िए, पर रेगुलर पढ़िए।
और अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। ये जब क्या होता है सर, जब मैराथन होती है तो थोड़ा सा बोरिंग सा होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा है आगे, बट प्रोसेस में बहुत लगता है कि यार कई बार अनसर्टेनिटी होती है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर एफर्ट्स देने हैं, तो उसके लिए लंबे समय तक टिके रहने के लिए रूट्स स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको हर चीज़ बैलेंस करनी है, आपको अपने स्लीप साइकिल, आपको अपनी डाइट, आपको हेल्थ फिटनेस भी मैनेज करनी है, और साथ ही अपने आप को मेंटल हेल्थ के लिए करने के लिए कह आप रिवॉर्ड करिए, रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल, आज अगर आपने 2-5 घंटे पढ़ा अच्छे से, अब आप बाहर टाइम स्पेंड करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मूवीज़ देखिए, अच्छे म्यूजिक सुनिए, मूवीज़ मतलब ये सब जो चीज़ें होती हैं इंटरटेनमेंट के लिए, ये करिए आप। इससे ये होगा कि आपका माइंड स्थिर रहेगा, आप नेक्स्ट डे फिर से उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, वरना एक समय के बाद एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट आने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों का भी ध्यान उतना ही रखना चाहिए आपको और एक चीज़ और, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि चलो 1-2 साल हम इसको सेक्रीफाइस कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर इतना मैटर नहीं भी करता है, कुछ मन सवाल आ सकता है आपके कि नहीं हम तो 1-2 साल मैनेज कर लेंगे फिर ठीक कर लेंगे, तो आपको सर्विस भी तो करना है आगे। सिलेक्शन के बाद एज अ जज आप वर्क करेंगे, तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो उससे अच्छा मेरा कहना है कि इस पढ़ाई के ध्यान में रखते हुए, प्रिपरेशन में ध्यान रखते हुए आप रूटीन ऐसा बना लीजिए, तो वो आगे भी काम आएगा आपके। तो मतलब एक इतनी प्यारी एडवाइस जो सर ने बताई कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको सिविल जज का रास्ता या सपना देख रहे हैं तो आपको मेडिटेशन, आपके स्पोर्ट्स, आपके जितनी भी स्पोर्ट्स आप खेलना पसंद करते हैं, सब कुछ आपको बहुत जो है करना चाहिए, तब शायद आप सिविल जज के रास्ते को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये सब आपको एक सिविल जज की ढाल, मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ आप बन रहे हो उससे पहले आपको ढाला जाता है किसी चीज़ में, तो वो ढालने की प्रक्रिया है जो आपका सक्सेस यहाँ पर दिला सकती है। इसी के साथ हो सकता है सर ये बच्चों का सवाल ना हो, पर ये मेरा सवाल है कि सर आपको क्या मतलब आप जुडिशियल एस्पिरेंट जैसे होते, या फिर आप जब बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से बहुत सारी क्लासेस वगैरह ले लेते हैं या कंटिन्यूसली जब पढ़ते हैं, तो इसी सवाल से मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि अक्षय सर आप बताइए कि आप जो है आपको अदर एक्टिविटीज में क्या पसंद है, लाइक जैसे आपने अभी बताया म्यूजिक देखना, मूवीज देखना, तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको शायद अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ कि हाँ मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है कि यार मेरा माइंड थोड़ा इससे रिलैक्स हो जाता है, जिससे बच्चे थोड़े कनेक्ट कर पाए कि हाँ सर लोग भी ज़रा कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे उनका माइंड रिलैक्स होता है। देखिए सर, फिटनेस के लिए मैं वर्कआउट करता हूँ, मार्शल आर्ट्स, ये जो इतने सालों से ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए। बट हाँ, अब मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप मार्शल आर्ट ज्वाइन करिए सभी, पॉइंट है। बट हाँ कुछ एनीथिंग वर्कआउट के लिए आप हो सकता है स्किपिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी है दिन का मुश्किल से 20-25 मिनट आप दे सकते हैं, प्लस एक अच्छा म्यूजिक सुनिए। मैं मानता हूँ कि म्यूजिक आपकी सोल को क्लीन करता है। एक अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो आपका दिन वैसा बनता है। आप ये कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़िए, किताबें मतलब डायरेक्ट नहीं, किताबें मतलब कुछ अच्छी मोटिवेटिंग किताबें, कुछ मूवीज़ देखिए। इसके अलावा आप कुछ भी एक आजकल जैसे वो चलता है स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह, आप उससे रिफ्रेश हो सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, बट फ्रूटफुल हो। पॉइंट है। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जो शायद सर ने ऐसी बताई कि आप भी जो चीज़ आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप अगर कोई कॉमेडी शो वगैरह कुछ भी देख रहे हैं, तो ये आपके एक इंटरेस्ट में आ जाएगा और शायद आपको आपके पढ़ाई के साथ साथ आपका माइंड फ्रेश करेगा, जिसके लिए आपको जो है एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर अब ये जो सवाल आ रहा है वो बच्चों के लिए है, और बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है कि मैं 12-12 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मैं 13-13 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, अरे मैं 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठता हूँ, पर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। अरे मैं तो आप मान के चलिए सर कि जो 3 साल की प्रैक्टिस में भी इतना टाइम रोक रखा था, उस टाइम पर मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, उस टाइम पर भी मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रैक्टिस के साथ साथ 12-12 घंटे पढ़ रहा था, पर बीच में जैसे कुछ छत्तीसगढ़ जुडिशरी या राजस्थान जुडिशरी आई, तो बहुत सारे बच्चों ये मेरे से पूछते हैं कि सर मैं 12-12 घंटे पढ़ लेता हूँ पर फिर भी मेरा एग्जाम क्रैक क्यों नहीं होता है। तो सर उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो शायद अब उम्मीद खो सकते हैं, क्योंकि शायद एज बढ़ जाती है तो उम्मीद खो देता है बच्चा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो उम्मीद खो देता है बच्चा, तो वो भी एक फैक्टर है। मैं उन एस्पिरेंट के लिए भी बोलूंगा कि आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि उनको क्या अपनाना चाहिए जिससे वो जो प्रॉब्लम है उनको, जो शायद अंदर ये लगता है कि मेरे में कमी है, 12 घंटे में मेरे में कमी है, 10 घंटे में मेरे से एग्जाम नहीं हो सकती भाई, क्योंकि मैं निकाल ही नहीं सकता, ये जो मिथ है इसको आप कैसे शायद बच्चे का तोड़ना चाहेंगे सर? देखिए जिस तरह देखिए हम खाना खाते हैं, बहुत एक लेमन एग्जांपल दूंगा मैं आपको
खाना खाते हैं तो क्या हर बार काउंट करते हैं हम कितना खा रहे हैं, कैलोरीज क्या है? कैसे चेक करते हैं हम जनरली? हाँ, पेट भर चुका है, ठीक लग रहा है, ऐसे जज करते हैं। तो आप प्रिपरेशन वाला पार्ट आवर्स से मत काउंट करिए, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए प्रोडक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि अगर 12 घंटे आप बैठे हैं तो 12 घंटे में आपने कितना समय दिया? एक मतलब सेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर 12 घंटे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 12 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल कर आई। कई बार क्या होता है जय सर कि 12 घंटे में आप किताब को देख रहे हो, किताब आपको देख रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी ये है कि आप यहाँ पर एक्चुअल में कितना आउटपुट निकला। और मैं एक एडवाइस करूंगा, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो शुरू वाला जो टाइम होता है, हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, माइंड शुरू में कोशिश करता है डाइवर्ट करने की। जैसे आप जैसे ही पढ़ने बैठोगे माइंड कुछ ऐसा कुछ करेगा, थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर ले, थोड़ा सा घुमाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर लेते हैं, तो वो शुरू नहीं होता। आप अपने माइंड को थोड़ा सा रेजिस्ट करिए, फोर्स करिए कि आप तो उसके बाद देखना है जैसे ही फ्लो बनता है तो आपका ये पढ़ने आप स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करिए। आप ये देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपने कितना याद किया, उसको कितना अकम्प्लिश किया, रेदर देन आप आवर्स काउंट करें। अगर आप बैठे हैं 12 घंटे लाइब्रेरी में, एक्चुअल में कितना पढ़ा आपने, उस हिसाब से काउंट करिए, वो एक्चुअल आवर्स है। हाँ, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि हो सकता है 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है कई बार। तो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए। दिशाहीन किसी भी चीज को लेकर सही नहीं है अगर सही डायरेक्शन नहीं है। इफ यू आर लैकिंग डायरेक्शन तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन या मतलब जो मार्गदर्शन बोलते हैं हम इसको आसान शब्दों में, मार्गदर्शन कहीं ना कहीं इसमें आप गलत डायरेक्शन पर हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जय सर आप ही को बोलता हूँ मैं कि जय सर क्या करिए, ये दीवार को ऐसा पुश करिए, ठीक है, और आप लगें 8 से 10 घंटे उसको दीवार को पुश करने के लिए, क्लैप भी कर देंगे आपके लिए, बट क्या दीवार को कुछ होगा इस पर? कुछ भी नहीं। तो हार्ड वर्किंग में आपको पूरे नंबर, बट हो सकता है कि डायरेक्शन सही नहीं है, तरीका सही नहीं है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि अगर 10 घंटे पढ़ने के बाद भी, प्रोडक्टिविटी देने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करिए क्या कहीं डायरेक्शन तो गलत नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सही बात है। सर ये तो आपने एकदम पॉइंट वाली बात बोली, और एग्जाम्पल से शायद बच्चे समझ भी गए होंगे कि हे मेरे बच्चों, अगर 10-12 घंटे आप पढ़ते हो और आपको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, 29-30 का हो गया हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मत सोचो। अपने जीवन में अपने मैंने बताया ना कि सर ने एक बहुत प्यारी बात बोली है कि आपको आपके जीवन में, आपकी चीज़ों में आपको एक मतलब थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा और अपने डायरेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो ये समझना कि अपने ऊपर विश्वास करना गलत नहीं है, डायरेक्शंस में कमी हो सकती है और चीज़ों में कमी हो सकती है, पर आपके हार्डवर्क में नहीं। वापस से लग जाओ, पढ़ लो और पढ़ाई चालू कर दो। तो सर एक बहुत और प्यारा सवाल है जो शायद बच्चों का बार बार आता रहता है, पूछते भी हैं, बार बार पूछते भी हैं, कहते भी हैं कि सर एक बात और बता दीजिए कि जैसे आपने एमपीईडीपी में गाइडेंस दिया था और एमपीईडीपी में भी बताते रहते हो, जैसे मैं भी यूट्यूब पे बता रहा हूँ कि बैरक पढ़ लो, बैरक पढ़ लो, बहुत है। अरे बैरक से काम हो जाएगा। बैरक वही जो आपका शस्त्र है, जो आपका अस्त्र है, और उसी से आप जो है जंग लड़ने जाते हैं। अब सर क्या जुडिशियल एस्पिरेंट और एमपीईडीपी वाले क्या सोच रहे हैं कि चलो हम अब शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस आ चुका है, तो ठीक है हम शिफ्ट हो जाएंगे ऐसा करके। तो सर अपना एमपीईडीपी का पैटर्न टोटल डिफरेंट है एकदम, एपीयूज वगैरह सब। मतलब मैं सिर्फ एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़ सभी एपीयूज में अलग अलग पैटर्न है। जुडिशरी बनने के लिए या जुडिशियल एस्पिरेंट होने के लिए क्या सिर्फ बैरक काफी है, या बैरक के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा कहते हैं डाइजेस्टरी कमेंट्रीज होती हैं, या फिर कुछ लॉ बुक्स होती हैं, या आपको अलग अलग ऑथर्स की बुक होती हैं, या साथ साथ में आपके स्टडी मटेरियल्स होते हैं, क्या वो भी जरूरी है? या सिर्फ बैरक पढ़ के आपने काम चला लिया, हो गया आपका काम, और आपने सोचा ये तो ऐसी एग्जाम है साहब कि जो एपीओ एपी में होती है, डायरेक्ट होती है और साहब निकाल लो और खत्म करो। तो सर ये मिथ बच्चों के दिमाग में आज भी है, और शायद आज भी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जजमेंट आ चुका है ना, तो उसके बाद बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एडीपीओ जैसा ही तो है जुडिशरी। तो ये मिथ शायद आप बच्चों का सर तोड़ना, मैं भी चाहूंगा कि आप इस बात को तोड़ो, क्योंकि बच्चे ये सोच रहे हैं कि हाँ कर लेंगे, सिविल जज बन लेंगे। ये जो बन लेंगे कर लेंगे वाला फैक्टर होता है ना सर, ये अलग बात हो जाती है, और जुडिशियल एस्पिरेंट की सीरियसनेस एक अलग बात हो जाती है। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि यहाँ पर जुडिशरी की प्रिपरेशन में अगर लगे तो बैरक किताब है। देखिए
सब ज़रूरी है, खाने के साथ डेजर्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करिए बैरेट से। मैं एडवाइस करूँगा कि आप बैरेट से शुरू करिए। थोड़ा सा हो सकता है जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ते हैं तो किताबों की हैबिट होती है, कुछ लोगों को तो किताबों में पिक्चर्स भी चाहिए, तो वो बिल्कुल बोरिंग जैसा लगता है आपको, वो छोटे छोटे लेटर्स और कुछ भी नहीं है उसमें पिक्चर्स वगैरह। बट अल्टीमेट ट्रूथ बैरेट है आपका, पॉइंट जो है लॉ वही है, उसी का इंटरप्रिटेशन करके केस लॉस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है, जजमेंट देता है। किताबें भी लिखी जाती राइटर्स उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशंस करके। पॉइंट है। तो पहले मैं एडवाइस करूंगा शुरुआत करें आप बैरेट से। ठीक है, बैरेट को पढ़ने के लिए भी लॉ है, लॉ को पढ़ने के लिए भी लॉ है, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूज। तो यहाँ पर उसको देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बैरेट टर्म्स आपको पता होना चाहिए बहुत बेसिक। जैसे अगर आप एक बेसिक वर्ड देखें और एंड, तो जनरली मतलब ऐसे डेली लाइफ में हम देखते हैं क्या कुछ खासा डिफरेंस नहीं, पर लॉ में बहुत डिफरेंस है। और एंड में अंतर आ जाता है, और है तो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो चल जाएगा, एंड में सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फिर कुछ और वर्ड्स आते हैं जैसे एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजो, इनमें डिफरेंस क्या है। फिर आ जाता है कई बार बैरेट ने पहली लैंग्वेज लिखी होती है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट विदाउट प्रीजुडाइज टू जनरलिटी और प्रोविजन सब्जेक्ट टू। ये अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दें तो धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट आने लगता है। तो लॉ को इस तरीके से पढ़िए, बैरेट को इस तरह से डिकोड करना सीख जाइए। जैसे जैसे धीरे धीरे लीग, और टाइम लगता है इसमें, आप जब 1 साल की प्रिपरेशन करेंगे ऑलमोस्ट, तब आपके अंदर लीगल रीजनिंग डेवलप होगी। उससे बेनिफिट क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते तो आप रीजनिंग के थ्रू आंसर एलिमिनेट कर पाते हैं, ये बेनिफिट मिलता है। हाँ, लेकिन इसके बाद फिर आप बुक रेफरेंस बुक कोई साथ में ले सकते हैं, जिससे जैसे मेंस के लिए तैयारी करनी है तो अब आंसर राइटिंग में सिर्फ बैरेट कई बार चीज़ें नहीं होती है सफिशिएंट, तो केस लॉज आप सपोर्ट करिए। कई बार उस सेक्शन का वेरिएशंस होता है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करते हैं, तो वो आप सपोर्ट के लिए करिए। तो एडवाइस पहले है कि आप सब करें, पर पहले स्टेप आपकी बैरेट होना चाहिए, उसके बाद फिर आप रेफरेंस बुक ये सब अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। और सर ने एकदम बोला कि आपको एकदम आपका अस्त्र पहले पकड़ना है, उसके बाद आपकी जो ढाल हैं, छोटी मोटी स्टडी मटेरियल्स, वो बुक्स वगैरह हैं, तब अगर आप प्रॉपर तरीके से और 1-2 महीने की पढ़ाई नहीं है। सर ने कितनी प्यारी बात बोली है, 2-3 महीने में डिकोड नहीं कर सकते। कि जो बार बार आप नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन और ये सब पढ़ते हैं, ये 1-2 महीने की पढ़ाई नहीं है, ये डिकोड होता है प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ, प्रॉपर बुक्स के साथ, जो सर ने बहुत प्रॉपर बात यहाँ पर बताई। तो सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात थी जो आपने बताई। और यहाँ पर शायद जो बच्चे पढ़ते थे, एक मैं शायद बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा कि बच्चों का अब जैसे जजमेंट आ गया, 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस का जजमेंट आ गया, तो बच्चे ये सोचेंगे अरे यार मेरी ऑलरेडी 28 उम्र हो चुकी है, मेरी 27 उम्र हो चुकी है, मैं पहले प्री पढ़ूं 1 साल, फिर मैं मेंस पढ़ूं, फिर मैं इंटरव्यू पढ़ूं। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एग्जाम की स्ट्रैटेजी भी यही है कि पहले प्री देना है आपको, फिर मेंस देना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है, तो क्या बच्चों को इसी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए अभी के मैटर में? क्योंकि सर जजमेंट भी आ चुका है, चीजें भी एकदम हो चुकी है कि अब नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो उन बच्चों को भी आप बताइए जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है, और उन बच्चों को भी बताइए जो शायद पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मेंस कम प्री पढ़ेंगे हम, जिससे हमारी दोनों की तैयारी हो जाएगी। बहुत बच्चे बोलते हैं कि प्री और मेंस, पहले प्री पढ़ेंगे पूरा, फिर मेंस पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू। तो क्या एक प्रॉपर गाइडेंस हो सकती है इन बच्चों के लिए कि स्ट्रैटेजी ऐसे हो तो बहुत ही तरीका बेटर हो जाएगा? ठीक, देखिए प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा कि पहले तो लॉ जानिए। अल्टीमेटली अगर लॉ आपको पूरी बारीकी से पता है तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी, वो मतलब हम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि प्री के हिसाब से तैयारी, मेंस के हिसाब से तैयारी, इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी, वो स्टेजेस है, वो स्ट्रैटेजी है, बट लॉ है। तो लॉ को बहुत गहराई से जानिए। लॉ को तरीके अलग है पूछने के, प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड इन डेप्थ भी पूछ लिया जाता है, आप 4 ऑप्शन में रिकॉग्नाइज करते हैं इसको। मेंस में अब आपको यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं करना है, प्रोड्यूस करना है, आंसर राइटिंग लिखनी है, कोई आपको यहाँ पर आंसर नहीं लिखा होगा सामने आपके। और अब लास्ट स्टेज इंटरव्यू, यहाँ आपने जो याद रिकॉग्नाइज किया, जो लिखा है, अब उसको एक्सप्रेस करना है, और ये इतना ईजी नहीं होता है। लॉ आना एक अलग चीज़ है अपने आप में, और किसी को समझाना, किसी को बताना एक अलग चीज़, अलग बात है। इंटरव्यू में ये चीज़ करनी होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्री मेंस इंटरव्यू के लिए स्टेजेस अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है।
पर अगर आपका लॉ बहुत मतलब बहुत बारीकी से क्लियर है तो किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे मैं कुछ आपको तरीके बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए, आप क्या कर सकते हैं। आप प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आप जानते देखिए आज के समय में इंडिया में कोई भी स्टेट की जुडिशरी हो, एनी जुडिशरी, आप बिना बैरेट के कमांड की आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं, ना प्रीलिम्स ना मेंस इंटरव्यू। तो आप प्रीलिम्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप बैरेट पे कमांड करिए, इंडेक्स। एक बार कॉन्सेप्ट याद होते हैं वो नहीं भूलते हैं, लेकिन नंबरिंग अगर रिकॉल नहीं किया आपने तो याद नहीं रहेगा। होता है ये, जैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मर्डर कल्पना होसाइड क्या होता है, समझ लिया, लेकिन अगर आपने नंबरिंग रिकॉल नहीं की तो वो माइंड से स्किप हो जाता है। तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग, सबसे पहले मेमोराइजिंग, और उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए बार बार। कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ, जैसे कई बार टाइम मैनेज कैसे होता है प्रीलिम्स के लिए। क्या करिए आप कई बार जैसे अगर फ्री बैठते हैं, जैसे मैं अपने समय में क्या करता था, मतलब आप शायद ना माने इसको, पर क्या होता था, जैसे अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो लंबा ट्रैफिक है, तो उस बीच में मैंने SRA लिमिटेशन की नंबरिंग रिकॉल कर ली। मुझे फैमिली फंक्शन में भी जाना है और मुझे पढ़ना भी है, पढ़ना भी ज़रूरी है और रिश्तेदारों को नाराज़ नहीं करना है। तो फंक्शन में बैठ कर कोई माइनर एक्ट की इंडेक्स रिकॉल कर लिया नंबरिंग में। आप फ्री टाइम है आपके पास, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो कोई माइनर एक्ट की इंडेक्स नंबरिंग कर लीजिए। ये जुड़ाव जिस दिन आ गया आपके अंदर, मतलब जो कनेक्टिविटी है कि हमें टाइम को यूज़ करना है, इम्पॉसिबल है कि आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले। ये प्रीलिम्स के लिए आप इतना बारीकी से इतना जुड़ाव ले आइए अपने अंदर बैरेट से। कहते हैं ना, बैरेट को दोस्त बना लीजिए, बना लीजिए उसको। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग के लिए मैं कहूँगा आपको, देखिए मेंस एक बहुत अलग एस्पेक्ट है। मेंस में क्या होता है कि आप आंसर राइटिंग लिखते हैं, आप नहीं जाते हैं वहाँ पर, आपकी कॉपी जाती है और उन्हें तो ये भी नहीं पता होता किस कैंडिडेट की कॉपी है ये, इवन मेल फीमेल कौन है। तो वहाँ पर आपकी जो राइटिंग प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग की कमांड है लीगल लैंग्वेज पर, वो बहुत कुछ दर्शा देती है। जैसे अगर आपने रफली लिखा है तो समझेंगे कि केयरलेस है, आपने प्रॉपर प्रेजेंट किया है लीगल लैंग्वेज से, समझेंगे इनकी कमांड है लैंग्वेज पर। तो आपको जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो वैसा ही है मेंस में। अगर आपका प्रेजेंट शुरू के आंसर आपके प्रेजेंटेशन सब अच्छा है तो उसका बेनिफिट मिलता है आपको। तो मेंस आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, आपको ये स्किल है, ये डेवलप करनी है। तो इसके लिए आप टाइमर लगाइए, आप आंसर को लिखिए। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी यही करते हैं चीज़ें, मोस्टली टाइमर लगाकर ये करते हैं। इंटरव्यू के लिए मैं एक नई चीज़ बताता हूँ आपको, एक जो लास्ट स्टेज जो आपने पूछा, इंटरव्यू के लिए क्या करिए आप, इंटरव्यू के लिए आपको एक्सप्रेस करना है। कई बार बहुत बार ऐसा देखा गया सर कि एक एस्पिरेंट है जो बहुत शार्प है, ब्रिलियंट है, सब समझ आता है, लॉ सब कुछ आता है, प्रीलिम्स में हाईएस्ट मार्क है, मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आना एक अलग है, जैसे यहाँ तक आपको आ गया है, पर यहाँ से एक्सप्रेस करना है, ये बिल्कुल इज अ डिफरेंट थिंग। तो एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और ये इंटरव्यू से 10 दिन पहले कर लो, ये एडवाइस नहीं करूँगा मैं। साल भर की प्रिपरेशन में इसको भी शामिल करिए। जैसे आप एक्सप्रेस करिए अपने फ्रेंड्स को, अगर कोई दोस्त है आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई भी नहीं है तो मत करिए, आप क्या करें, मिरर लगाइए और मिरर के सामने अपने आप को कोशिश करिए। आज एक सेक्शन बोलेंगे, आज डेफिनेशन बोलेंगे, कल को आगे आप पूरा एक्ट सुनाएंगे, और ये बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है। जिस दिन आपके अंदर वो एक्सप्रेसिंग क्वालिटी आ गई, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू में। तो मैंने बहुत बार देखा है कि प्री मेंस क्वालिफाई करने का लास्ट स्टेज पर सिलेक्शन रुक जाता है। तो उस तीनों स्टेजेस के लिए मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आप कर सकते। बिल्कुल एकदम, मतलब वो बारीकी शायद आज एस्पिरेंट्स को मिल रही होगी सर, जो शायद उनने कहीं लैक किया होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार मैं अपना सिविल जस्ट में सब तो सही कर रहा था, पर कुछ रह गया, कुछ रह गया। तो आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बता दूं, बहुत कुछ जो रह गया ना आपके जीवन में, वो शायद सर आपको एडवाइस देके बता रहे हैं कि ये बातें हैं जो शायद आपको गौर करना चाहिए, तो वो नहीं रहेगा। और वो अगर आपने उस पर काम कर लिया जो सर एडवाइस कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए, जैसे बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली कि प्री में होता है डायरेक्शन, मेंस में होता है आपके प्रॉपर एकदम प्रोवाइडेड करना, आपको किस तरीके से आप लिख रहे हो, और आपको एक्सप्रेस करना होता है इंटरव्यू में। ये तीनों अलग अलग फेजेस हैं जो आपके जीवन में या आपके सिविल जज के जीवन में बिल्कुल आपको देखने को मिलते हैं। तो सर बहुत ही अच्छी एडवाइस थी ये, शायद बच्चों को ये तो कनेक्ट करके जाएगी। सर एक बात और कि जैसे कि एक बार कोई इंसान 1 बार 2 बार 3 बार अपना जुडिशियल अटेम्प्ट दे, उसके बाद उसको मिस्टेक समझ में आती है, अरे बाप रे मेरे साथ तो ये कमी है। पर जिस हिसाब से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं,
तो 2 या 3 बार में तो उम्र ही निकल रही है मतलब आप मान के चलेंगे, आपको पता ही कि 2021 में एग्जाम हो रही है, फिर 23 में हो रही है, फिर 26-28 में हो रही है, मतलब 3-3 5-5 साल निकल रहे हैं एग्जाम देने में, तो बच्चों की उम्र निकल रही है, फिर वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो मैं ये जो प्रश्न रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो रख रहा हूँ वो ये है कि बच्चे को पहले से ही मिस्टेक पता चल जाए। ऐसा नहीं कि 2-3 बार एग्जाम करने के बाद में समझ में आया कि अरे मेरी ये मिस्टेक्स थी यहाँ। तो सर कोई बिगेस्ट मिस्टेक जो शायद एक जुडिशियल एस्पिरेंट जो है वो फेस करता है या कर रहा है, या अपनी पढ़ाई में उसको नहीं करना चाहिए, मतलब ये मिस्टेक्स तो वो नहीं करे तो बेटर है, तो आप ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे जहां पर वो ये मिस्टेक्स उसको नहीं करे तो ज्यादा बेटर है? देखिए, इसमें जो मिस्टेक्स करते हैं जुडिशरी एस्पिरेंट, देखिए आपने ये तो सुना होगा, ना पढ़ना तो मिस्टेक है, पढ़ाई ना करो ये तो। तो बहुत ही बड़ी हाँ, मिस्टेक है। ज़्यादा पढ़ना भी एक मिस्टेक हो सकती है, मैं कहूँगा आपको। अगर आप सोचें कि सारे सोर्सेस इकट्ठा कर लूँ, एक पहाड़ बना लूँ किताबों की, नहीं, मत करिए उसको, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं आपसे ये सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट प्रोविजन, लिमिटेड प्रोविजन है, उसी का इन डेप्थ वेरिएशन है। जैसे आज भी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे आप बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जैसे सर मेरा फेवरेट है सीपीसी। ठीक है, तो सीपीसी मान लेते हैं रेस जुडिकेटा, तो 10 साल पहले भी सवाल आते थे रेस जुडिकाटा से, 10 साल बाद भी सवाल रेस जुडिकाटा से ही आएगा। एग्जाम अथॉरिटी पेपर टफ बनाने के लिए रैंडम कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, मेजोरिटी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से ही आएगा, बस तरीका बदल देंगे। आप पूछेंगे रेस जुडिकाटा पे क्या को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट एप्लीकेबल है, कोई पर्टिकुलर लॉ जिस पर डिसीजन आ चुका था, अब अगर चेंज हो गया है तो क्या अब रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? पॉइंट इज कि पूछा रेस जुडिकाटा ही रहा है, लेकिन तरीका बदल दिया। पहले क्या था, व्हाट इज रेस जुडिकाटा, इस तरीके से करते थे। पॉइंट, क्योंकि अभी शायद हाँ। एमपी सिविल जज में भी शायद 2021 के हाँ। मेंस में भी क्वेश्चन पूछा कि रेस जुडिकेटा क्या होता है और को डिफेंडेंट पे अप्लाई होता है कि नहीं। हाँ। तो उन्होंने तरीका बदल दिया। पॉइंट वाली बात है, ये बात आप नोट कर सकते हैं। यस सर। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, प्रिपरेशन करनी है। तो पहला तो पॉइंट ये कि बहुत लिमिट बनाइए, समझ लीजिए एग्जाम अथॉरिटी को कि किन किन ग्रे एरियाज को टारगेट करते हैं, उसी को पढ़िए। इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ नहीं पढ़ना है और ज़्यादा मत पढ़िए आप। सारे राइटर सोचते हैं सारी किताबें पढ़ लूंगा मैं, तो ये भी मत करिए। एक अच्छे रेफरेंस बुक को रेफर करिए, अल्टीमेटली आप बैरेट पर कमांड करिए। दूसरा सबसे ज़्यादा पॉइंट जिसको मिस करते हैं, मैं कहूँगा दैट इज़ रिविजन। ऐसा लगता है, गलत फहमी होती है कि 2-4 बार हमने पढ़ लिया, याद भी होता है वो, पर मैं कहूँगा जिस दिन आपको लगे कि ये बिल्कुल बन गया है, रेस जुडिकाटा पूरा बन गया, सारे 8 एक्सप्लेनेशन पूरे बन गए हैं, सब कुछ हो चुका है, ये मुझे आ गया, नहीं, उसके बाद भी आपको नहीं आया है वो। कब तक रिवाइज करना? जब तक रिजल्ट में आपका नाम ना आ जाए, तब तक। तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है रिवीजन। तीसरा मैं कहूँगा टेस्ट प्रॉपर लगाइए, अलार्म के साथ। मेंस अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसका अकॉर्डिंग करिए, प्रीलिम्स का टेस्ट है उसका अकॉर्डिंग दीजिए। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो शायद आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। पॉइंट है सर, बिल्कुल एक्यूरेट बात सर ने बोली कि कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए जो शायद आपके एस्पिरेंट के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। अब सर सवाल वो जो शायद मैं ये 2 दिन में तो बहुत बार सुन चुका हूं और बच्चों को रिजॉल्व करते करते जो है वो परेशान हो चुके हैं। तो सवाल वो सर जो शायद मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा कि 3 इयर्स ऑफ जजमेंट आ चुका है, जजमेंट आ गया, तो वो बच्चे जो 2021 और 20 वाले पास आउट होंगे, आई गेस उनके लिए भी यहाँ पर मैं बात करूंगा। अब वो पास आउट हो चुके हैं, पर उनकी इस जजमेंट को आने के बाद, क्योंकि जजमेंट आपको पता है कि 1 अप्रैल 2027 के बाद से 1 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी है, इसके पहले तो नहीं है, आपने बहुत विवरण से बताया भी। तो सर वो बच्चे जो 2020 और 19 और 21 पास आउट है, वो ये सोच रहे हैं कि सर घुमा के वहीं खड़ा कर दिया, वो यही सोच रहे हैं। मतलब उनकी अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो उन्होंने बोला घुमा के हमें वहीं खड़ा कर दिया, हमको कुछ भी नहीं, मतलब हम तो 3-3 4-4 साल प्रैक्टिस कर बैठे हैं, अब तो लागू करना चाहिए था, तो नहीं करना चाहिए था। तो अब वो शायद अपना सपना छोड़ रहे हैं सर, अपना करियर बनने का सपना छोड़ रहे हैं सर। उनको आप एडवाइस करिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं अच्छे अच्छे जजेस जो मिले, जैसा बने वो अच्छे मिले। तो उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जजमेंट की खुशी है सभी को, बट एक सवाल हाँ ये आता है, बिल्कुल हमें भी बहुत सारे इसमें क्वेरी आई है बच्चों की कि सर मेरे तो 3 साल प्रैक्टिस हो चुकी थी, अब मेरे लिए क्या? तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंडेटरी ट्रेनिंग करवाएंगे ये आपको, और प्रिपरेशन तो ठीक है, आप पोस्ट सिलेक्शन के बाद ये चीज़ें होगी। तो देखिए
इसमें अभी तक कुछ बहुत ऐसी क्लैरिटी नहीं दी है कि 3 साल प्रैक्टिस जिसकी हो चुकी है उसके लिए क्या कुछ डिजायरेबल रखा है इसको या कोई बेनिफिट मिलने वाला है, अभी तक इसको क्लैरिटी नहीं दी है। मैं कहूँगा कि हाई कोर्ट जब रूल्स बनाएगा तब इसको स्पेसिफाई कर देगा कि क्या 3 साल प्रैक्टिस वाले जो शो कर देगा क्या उसको भी ट्रेनिंग अंडरगो करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आप अभी ये सोच रहे हैं, बात की बात है ये, आपका ड्रीम है जज बनना, आपने सोच लिया है, छोड़ दीजिए अवॉइड। मैंने कहा कि नेगेटिविटी के लिए 10 कारण है, वो आएगी, बात की चीज़ है। आप पहले प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करिए, उसके बाद समझिए इस चीज़ को, सिलेक्शन लीजिए। अल्टीमेटली आप अभी उस रास्ते पर खड़े हैं, वहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको। अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है तो आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, और आपको लग रहा है कि नहीं है मुझे तो जज ही बनना है, तो फिर आप उसको प्रोसीड करिए। पॉइंट है। तो ये बात शायद आप लोग जो बच्चे 2019, 20, 21 पास आउट है और उनको ऐसा लगता है कि छोड़ रहा हूँ सर, मैं तो बिजनेस करूंगा सर, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, तो आप बच्चों ये समझना कि सर ने बहुत प्रॉपर एडवाइस दी है। सिविल जज बनने का सपना है, पेशेंस रखा है, अपने ऊपर विश्वास रखा है, तो वो बिल्कुल आप जज बनेंगे और 100% बनेंगे। बस विश्वास खत्म मत होने दें, क्योंकि उम्मीद की किरण आई है, उसको ग्रैब करें। बहुत ही बढ़िया बात है सर ये। और सर उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा कि एक मिथ और है बच्चों के दिमाग में। वो मिथ ये है कि अरे पहली बार में जज बन गए तो वाह, नहीं तो फिर कुछ नहीं होना, हम तो नहीं दूसरा अटेम्प्ट देंगे, पहली बार में ही जज बन के रहेंगे। तो क्या जज बनना मतलब एक जुडिशियल एस्पिरेंट के जीवन में पहली बार ही बनना, या पहली बार में क्रैक करना इज नेसेसरी? ये बच्चों के दिमाग में रहता है, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में रहता है। मेरे पापा ने बोल दिया पहली बार में बन गए तो बन गए, उसके बाद छोड़ो, बिजनेस करेंगे, कुछ और करेंगे। बट ऐसे एग्जाम्पल्स रहते हैं बच्चों के। तो क्या ये सही है कि आपका सिविल जज बनना मतलब पहली बार में ही बनना? दूसरी बार बन रहा है कोई बच्चा तो लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, सक्षमता, जो सक्षम मतलब वो अपने आप को शायद ये मानता है कि मैं सक्षम नहीं हूं यार, मैं पहली बार में 2 बार में प्री नहीं निकाल पा रहा हूं। और मैंने क्योंकि बहुत सारे जजेस ऐसे देखे सर जो 2 बार में प्री भी नहीं निकालेगा, तीसरी बार में प्री, मेंस और इंटरव्यू निकाल के जज बन गए। तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं। तो वो बच्चे जो शायद हिचकिचा रहे हैं, वो बोलते हैं यार पहली बार में तो प्री भी नहीं निकला, दूसरी बार में भी प्री नहीं निकला, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनकी कॉम्पिटेंसी पे जो सवाल वो बार बार उठाते हैं, अपने अपने ऊपर ही उठाते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस पे जैसे आपने पूछा है कि मतलब सच में कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट की बात किया, ठीक है। देखिए मैं इस पे कहूँगा कि अब देखिए सवाल ही क्यों आ रहा है। पहली चीज़ तो अगर सवाल आ रहा है इसका मतलब किया जा रहा है कंपैरिजन। हाँ बिल्कुल सही। ये होता है। हाँ बिल्कुल सही। मेरे साथ वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ, एक फ्रेंड मेरा सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ, और मैं यहाँ थर्ड अटेम्प्ट दे रहा हूँ और अभी कोई अनसर्टेनिटी नहीं। देखिए कंपैरिजन आप मत करिए, सबसे पहली चीज़। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जुडिशरी ड्रॉप करिए, मत करिए, नहीं, मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन बंद करिए। कारण ये, सबकी लाइफ बिल्कुल अलग है, सबकी लाइफ का टाइम जोन बिल्कुल अलग है। जैसे कुछ लोग यूएस प्रेसिडेंट किस एज में बने हैं, बहुत जल्दी। कुछ लोग उस एज में रिटायर हो चुके हैं जिस एज में एक प्रेसिडेंट बना है। आप एग्जाम्पल अगर देख सकते हैं अगर गूगल पर, तो आपको बहुत ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि सबकी सेम पोस्ट पर एज अलग अलग रही है। आप जानते हैं KFC जिन्होंने स्टार्ट किया था उनकी एज किस एज में किया उन्होंने, ठीक है। उस एज में बराक ओबामा रिटायर हो चुके थे। तो हर व्यक्ति का टाइम जोन अलग है, तो आप कंपैरिजन तो मत करिए, पहली चीज़ तो मेरी है। दूसरा, आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट, देखिए जैसा नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है कभी भी। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी घूम फिर के वो आएगा आपके पास, बिल्कुल आएगा, और इसका आपको रिवॉर्ड भी देगा वो। तो मेरा अगर कहना है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर 1-2 अटेम्प्ट के रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तो भी उस लेवल की पढ़ाई तो कंटिन्यू रखिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप जुडिशरी ही दीजिए, लेकिन जुडिशरी लेवल की पढ़ाई करिए ताकि आप अदर एग्जाम्स टारगेट करें, और बहुत वो इजी रहेगी आपके लिए एग्जाम्स। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है, मैं जैसा आपने एग्जाम्पल कहा, बहुत अच्छा कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में होता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको एक और इस पर। मान लेते हैं कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, जुडिशरी क्रैक कर ली, सिविल जज बन चुका है वो। एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने 7 अटेम्प्ट दे दिए, ऑलमोस्ट अपनी एज तक उसने दिया, 35 ईयर्स एज अगर हम क्राइटेरिया देखें तो 35 साल तक वो प्रिपरेशन करता रहा, नहीं हुआ सिलेक्शन।
अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका पेशेंस लेवल चेक होता है। रिलेटिव्स कभी नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ, पूछते हैं हुआ या नहीं हुआ बस। सिर्फ एक ही सवाल। हाँ, सिर्फ एक जवाब, हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ये होता है सही बात, सोसाइटी बिल्कुल करती है। सही बात। आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है। हम्म, अल्टीमेटली लड़ाई आपको लड़नी है अपनी। हम्म, तो 35 ईयर्स के बाद अगर किसी व्यक्ति ने, उसी कैंडिडेट ने हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट में एडीजे क्रैक कर लिया, हम्म, अब कंपेयर करिए जो उसके साथ वाले थे जो सिविल जज थे कहाँ तक गए, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एडीजे क्रैक कर लिया, वो कहाँ तक गए। तो कंपैरिजन करना है तो 2-5 साल का कंपैरिजन नहीं होता है, हम्म, करिए कंपैरिजन 20-30 साल में, हम्म, तब एक्चुअल डेटा निकलेगा प्रॉपर कंपैरिजन। पॉइंट वाली तो बात। वो सही है यहाँ बिल्कुल। पर। तो इसलिए मैं कहूँगा कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से, ऑनेस्टली, तो हो सकता है देरी हो सकता है रिजल्ट में लेट हो, लेकिन वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा। आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। इसलिए खुद से ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए और अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से करिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी बेनिफिट मिलेगा। आज के समय में आपको मेरिटोरियस होना पड़ेगा बहुत, और उसी अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो पेशेंस इज द की। पेशेंस देखिए, बिल्कुल पॉइंट वाली बात है सर। मतलब ये बात तो गौर करने वाली बात है कि कंपैरिजन छोड़ दीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। सर इसी चीज से मेरा एक और सवाल निकल के आ रहा है, क्योंकि ये सवाल है सोशल मीडिया और ये सब जो आजकल चल रहा है उनके रिगार्डिंग में। सर सोशल मीडिया बच्चों को शायद दिमाग कितना डाइवर्ट कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप पर एक रखने की कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू होता क्या था। पहले जब आप एग्जाम देने जाते थे, जैसे आज की तारीख में मैं कोई भी एग्जाम में, मैं एज अ सिविल जज की एग्जाम देने गया था उस टाइम पर। जब मैं गया तो मैंने देखा मेरे पास में शायद 45 50 या 35 या 30 वाले, या कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में 40 45 वाले मतलब ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं वो मिल जाते हैं। शर्म नहीं आती है सर, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। वो ये सोचते ही नहीं है कि अरे मैं तो इस एज का, कोई बात नहीं, मैं यूजीसी देने आया हूं तो आया हूं, मैं ये करने आया हूं तो आया हूं। वो सोचते नहीं है। पर आजकल के जुडिशियल एस्पिरेंट और एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये इंस्टाग्राम्स और इस सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है, एक एज फैक्टर कंपेयर कराना चालू कर दिया है कि भैया आप तो 30 के हो तो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। जैसे वो रील्स आती हैं जहां पर सोशल या मम्मी पापा का प्रेशर आना कि 30 में कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो वो कर लो, तो इससे शायद सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं। तो बच्चा ये सोच लेता है कि भाई मेरा तो काम यही खत्म है, और वो दूसरे से कंपेयर करने लगता है, क्योंकि आप कंपैरिजन की बात कर ही रहे थे। सर ये सोशल मीडिया एज कंपैरिजन पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये इंस्टाग्राम्स और सोशल मीडिया कंपैरिजन जैसे बच्चों ने देख लिया, अरे आज तो मतलब बड़ी बड़ी अकेडमी ने बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दिए, किसी ने AIR मारा है, किसी ने ऑल इंडिया 1 रैंक मारी है, ये किया है। तो बच्चा सोचता है कि देखो भाई ये तो इतने बड़े बड़े रैंक मार रहे हैं, तो हमारा तो छोड़ो भाई, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया एज कंपैरिजन ठीक है, या फिर ये इस पर बच्चों को इम्पैक्ट अपने दिमाग में डालना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं रिपीट करूंगा इसको, कंपैरिजन तो कभी मत करिए आप। मतलब हाँ, आता है, देखिए आसान नहीं है वो, हम बात कर रहे हैं, बोलना आसान होता है करेक्ट ये, नो डाउट, बट कुछ तो करना पड़ेगा। करेक्ट। तो कंपैरिजन आप अवॉइड करिए। कंपेयर करना तो फिर दोनों करिए। होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी की प्रॉब्लम ये, हमसे जो अच्छा है उससे कंपेयर करते हैं, हम जिससे अच्छे हैं उससे कंपेयर नहीं करेंगे। तो आपको जो मिल रहा है फिर उसका भी आप उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको आप उसकी वैल्यू करिए। किसी भी तरीके से कंपैरिजन इज नॉट अ चॉइस। और कंपेयर करना तो फिर दोनों पहलू में करिए उसको। अगर कंपेयर आपने सोच ही लिया तो फिर दोनों पहलू में करिए, तब जाके एक्चुअल डेटा सामने आएगा आपके। इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें ठीक है, आप रील स्क्रॉल करिए, सब करिए, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कुछ नॉलेज भी मिलता है, ऐसा नहीं है। आप अगर सही यूज़ करेंगे सोशल मीडिया का तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा उसका, नो डाउट है। ठीक है, एक्टिव रहेंगे आप उस चक्कर में। तो बिल्कुल कंपैरिजन के लिए तो मैं कहूँगा कि आप मत करिए इसको। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है कि आप आपके एल्गोरिथम इंस्टाग्राम के जरूर सही करिए और नॉलेजेबल चीजें देखिए, और एकदम जो है अगर आप सोशल मीडिया का सही उपयोग करेंगे तो कहानी एकदम आसान है। बहुत ही बढ़िया एडवाइस थी सर ये। सर एक और सवाल जो शायद मेरा कहीं ना कहीं लास्ट सवाल हो सकता है कि सर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये क्या करते हैं कि जब आप एडमिशन्स देने जाते हैं, बहुत सारे तो एडमिशन लेने जाते हैं तो अपने सिलेक्शंस के हवा बना देना, ये कर देना, वो कर देना। तो ये जुडिशियल एस्पिरेंट को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब वो आ रहा है मार्केट में, या फिर वो आता है कोचिंग करने का सोच रहा है या आया, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे मेरे कोचिंग से ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट क्या कोचिंग से एक्सपेक्टेशन रखेंगे? मतलब ऐसा रहता है ना कि हाँ मैं जाऊं तो मैं ये बातें रखूं, ऐसा नहीं
के जाते से, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक बच्चा गया, उसने बोला सर मुझे प्री की कोचिंग करनी है, मेंस की कोचिंग करनी है, इंटरव्यू की कोचिंग करनी है, आप बता देंगे क्या? ये क्या हो गया सर? एक ऐसा बात हो गई जो शायद हर कोई कर रहा है। पर एक जुडिशियल एस्पिरेंट को एक कोचिंग से क्या डिमांड करनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि उसका सिलेक्शन बिल्कुल कहीं पर भी ना हो? क्योंकि ये बच्चों के लिए बात है जो शायद मैंने सोचा कि आपके लिए, आपसे मुझे पूछना बिल्कुल उचित लगेगा। ठीक है। तो जय सर, शायद आप ये बोलना चाह रहे होंगे कि कोचिंग गारंटी ले ले सिलेक्शन की। कोचिंग हाँ, गारंटी ले ले सिलेक्शन, बिल्कुल सही या बात बच्चा कई बार बोलता है क्या सिलेक्शन हो जाएगा मेरा? है। हाँ, बिल्कुल तो सही। मैं कहूँगा मतलब थोड़ा सा कटाक्ष है ये, हम्म, कि अगर कोई इंस्टीट्यूट कहेगा कि हाँ सिलेक्शन करा देंगे आपका, वो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, इंसान की नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप सर्वाइव करेंगे कि नहीं। हाँ, एक सही तरीका ये है कि आपके सिलेक्शन में पूरा सपोर्ट करेगा इंस्टीट्यूट। जैसे मैं इसको एक लाइन में कहूँ अगर, कि रास्ता आपको दिखा सकता है इंस्टीट्यूट, बिल्कुल अच्छे बेहतर तरीके से आपको प्रिपरेशन करा सकता है। चलना आपको है उस रास्ते पर। तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स किस तरह से प्रिपरेशन करनी, मेंस की किस तरह से प्रिपरेशन करनी, इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट गाइड कर सकता है। बिल्कुल। कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट इसीलिए करता है कि कॉलेज उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाए। पॉइंट। फैक्ट है ये। देखा जाए तो कॉलेज में आपने डिग्री की है, लॉ की डिग्री आई है आपके पास, फिर क्यों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? पॉइंट। तो कॉलेज अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई करता तो आज कोचिंग इंस्टीट्यूट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नो डाउट इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। बिल्कुल सही। हर जगह यही, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बट एक मेजर पार्ट का मतलब ये करते हैं इसमें। बिल्कुल। तो ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको सही एडवाइस दे और आपका सपोर्ट करे टिल सिलेक्शन तक, तो आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। और कभी भी ये मत पूछिए कि क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ये पूछिए कि मैं सिलेक्शन के लिए तैयारी करने के लिए रेडी हूँ, क्या मुझे पूरा सपोर्ट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। एक प्रॉपर बात जो शायद सर ने एकदम पिन पॉइंट के साथ बताया, और आप लोग को ये बताया कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कम पढ़ रहे हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप सिलेक्शन ला के दो, तो ये भी कहना सही नहीं होगा। तो आपका और कोचिंग, मतलब कहते हैं ना कि जब मैं किसी से मिलने जाऊं या रिश्ता बनाऊं तो हाथ दोनों तरफ से होना चाहिए। तो वैसे ही सर ने बताया कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपसे दूसरा हाथ बनाएगा, तब जाके वो हाथ मिलेगा और आपका सिविल जज बनने का सपना शायद बहुत करीब आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया एडवाइजेस जो शायद आज हमने सर से ली, और एक फाइनल मोटिवेशन सर, एक फाइनल एडवाइस उन बच्चों को जो एकदम जागे हैं और एकदम बोल रहे हैं कि 3 साल की प्रैक्टिस का झंझट और ये सारी चीजें खत्म हो गई, डिस्प्यूट रिजॉल्व, सब कुछ खत्म, पर एक वो कहते हैं ना कि कमर कसना पड़ेगी, आपको टाइट करना पड़ेगी कमर मैदान में उतरने के लिए, आपको आपके हथियार स्ट्रांग करने पड़ेंगे। तो एक वो मोटिवेशन, एक वो फाइनल एडवाइस वो बच्चों को कि भाई अब तो मार्केट में उतरना है क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। तो उसके लिए आप फाइनल एडवाइस बच्चों को क्या देना चाहेंगे कि एकदम कमर कसें, उड़ जाए, अरे अक्षय सर ने क्या बात बोली है, और एकदम लग जाए। अब मोटिवेशन तो जय सर आप देते हैं, अच्छा। पर ठीक है, आपने कहा है कि क्या एडवाइस मतलब दे सकते हैं। देखिए इसमें मैं कहूँगा हर जुडिशरी एस्पिरेंट जो भी सिविल जज की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए केवल आपका पोटेंशियल आप इससे चेक मत करिए कि आपने मॉक टेस्ट में, एक दो मॉक टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा। आपका फ्यूचर डिसाइड मत करिए आपके एक दो फेल्ड अटेम्प्ट से। आपकी वर्थ डिसाइड मत करिए किसी और से कंपेयर करके। जुडिशरी प्रिपरेशन एक मैराथन है, और इसमें आपको ये 2 साल की मिनिमम प्रोसेस है प्रिपरेशन ही अपने आप में। 1.5 से 2 साल आप प्रिपरेशन करते हैं इसकी। तो हर दिन मोटिवेटेड रहना ज़रूरी नहीं, हो भी नहीं पाएगा, बट एनी हाउ यू हैव टू शो अप, यू हैव टू वर्क एवरी डे, रिगार्डलेस कि मोटिवेटेड है या नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंग रोज काम करना है, कंसिस्टेंसी जो मैंने कहा आपको, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर दिन मोटिवेशन रहे, बट आपको अपना काम रखना है, आपको अपना काम करना है डेली। चाहे किसी दिन 5 घंटा पढ़े, किसी दिन मन नहीं तो 1 घंटा आप पढ़ लीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। दूसरा यहाँ पर जिस दिन, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन
आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन आपको याद आएगा कि ऐसा एक कैंडिडेट जो घर बैठकर या कहीं पर पढ़कर लाइब्रेरी में बैठकर प्रिपरेशन करता था, और जिस दिन वो कोर्ट रूम जाएगा, वो रोब बैंड और प्रॉपर ड्रेसअप होकर एज अ जज, उस दिन वो रिकॉल करेगा इस चीज़ को कि जितने भी सेटबैक हैं, फेलियर हैं, ये कुछ मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली जो लोग देखेंगे आपको, वो कहेंगे यू हैव मेड इट, आपने इसको कर दिखाया। तो ये सब चीज़ें फिर साइड में हो जाती है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि प्रिपरेशन करना है, बनना है, तो आप लगे रहिए। मेरी बस फाइनल एडवाइस ये है कि आप बस कंसिस्टेंट रहिए। अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, चीज़ें सही हो। कभी कभी होता है ऐसा कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कंपेयर मत करिए, अपने आप को कंपेयर करिए अपनी प्रिपरेशन से। कल प्रिपरेशन कैसी थी, आज कैसी है, क्या उससे थोड़ा सा हमने अपग्रेड किया है इसको। अपडेट रहिए। मैं कहूँगा आप किसी को मत सुनिए, आप खुद एग्जामिन करिए, एनालाइज करिए। जैसे आप खुद पेपर रिव्यू करिए, जुडिशरी के रीसेंट पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स मेंस का किस तरीके से पेपर आता है, कोई कितना ही कहे आपको कि नहीं ये आएगा नहीं। आप खुद देखिए कि एग्जाम अथॉरिटी किस तरीके से सवाल पूछ रही है, तो आप अपने आप को अपडेट रखिए। ये सब जब चीज़ें करेंगे आप, होमवर्क जैसे हम स्कूल में करते थे, इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, पेशेंस लेवल रखेंगे अच्छा, तो आपको शायद इस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और जज बन जाइए। जज बन जाइए, ये लाइन सुनने के लिए, और सर ने बताया कि जो हो गया वो सब छोड़ो, बस जज बन जाइए, ये लाइन के लिए हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई मैराथन कर रहा है। और उस पूरे मैराथन के लिए जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, वो सर ने ज़रूर बताई। तो ये जो मैंने फाइनल एडवाइस मांगी, ये तो बच्चों के लिए मांगी, तो शायद सर अभी मैदान में उतर रहे हैं, उतरने वाले, जज बनना है उनके लिए। एक फाइनल एडवाइस और, क्योंकि क्या हो गया, कोई बात नहीं, पॉडकास्ट में एक नहीं 3 फाइनल एडवाइस हो, क्योंकि एस्पिरेंट तो अलग अलग प्रकार के हैं सर। एक फाइनल एडवाइस तो आपने बच्चों को दे दी जो मैदान में उतरने वाले हैं, एक उनके लिए भी फाइनल एडवाइस हो जाए, या फिर एक सलाह हो जाए, बहुत प्यारी अंतिम सलाह जिसको बोलते हैं, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, कि सर वो बच्चे जिन्होंने 1 या 2 बार अटेम्प्ट दिया और अपने पोटेंशियल पे चेक कर रहे हैं, अपने मतलब फेल हो गए, अब बोले पोटेंशियल चेक करा जाए, वो बच्चे, फ्रेशर्स की तो आपने एडवाइस दिया कि जज बनना है, सपना है। वो बच्चे जो 1 या 2 बार के बाद या 3 बार के बाद फेल हो गए, अपने पोटेंशियल या उस पर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप कम शब्दों में कितनी प्यारी बात बोलना चाहेंगे कि हाँ यार, आपको नहीं, हार नहीं माननी है, प्रैक्टिस है, आपने इतना पेशेंस रखा है, या जो भी आपको जो लगता है, उनके लिए एक फाइनल एडवाइस बताइए सर। देखिए, जैसे कहावत है, मैं बोलता हूँ, इसको बहुत मानता भी हूँ, कि लाख आंधी आए, हज़ार तूफान आए, वो फूल उग कर रहता है जो उगने वाला है। तो इममटेरियल कि कितनी चैलेंजेस आते हैं, कितनी चीज़ें आती है, अगर आप लगे रहेंगे तो आप कुछ अच्छा कर लेंगे। मैं इस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ कि आप जज ही बन जाएंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने मेहनत की है, सच में उस लेवल की तैयारी की है, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। हो सकता है उससे भी अच्छा करें। तो मेरी एडवाइस ये है, ऑनेस्ट अगर हैं आप अपने आप को लेकर, अच्छा करते हैं आप सबका, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, तो ये मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि आपको असफलता तो कभी नहीं मिलने वाली। ये फैक्ट है। मेहनत इधर उधर हो सकता है, अगर आप आदमी अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पास आएगा। तो पॉइंट इज कि आप मेहनत करिए, ऑनेस्ट रहिए और ट्रस्ट द प्रोसेस। हो सकता है कि लिखा हुआ कुछ अच्छा एक समय के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो सर ये एडवाइजेस के साथ जो छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस और एक बारीकियां, जो शायद आपको एक एग्जाम की तैयारी से पहले आपको एक बातें अगर नोट करी जाएं, तो आप अगर राजस्थान, एमपी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये वो सवाल हैं जो शायद आपके आपके अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से, लाइक टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, वहां से मैंने देखे, और वो सवाल मैंने आज सर से पूछे। और ये वो सवाल है जो शायद आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में एक बारीकी बारीकी के साथ आपको बहुत काम आने वाला है। तो बच्चों, याद रखना वो सारी बातें, और शायद कुछ पॉइंटर्स आप नोट कर लेना कि कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे हो कि आप आपके सिविल जज के सपने में किसी चीज को रोक सकते हो। तो सर,
थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर, कि आपने इतनी प्यारी तरीके से बच्चों को ये गाइड किया कि 3 years ऑफ प्रैक्टिस की रूलिंग आ गई है, पर भटकने का नहीं, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, पर इधर उधर जाने का नहीं। वो कहते हैं, मूवी में भी बताया गया है कि इधर उधर जाने का नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि सर ने बताया कि प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सिविल जज में लग जाइए, पढ़ाई में लग जाइए। सर थैंक यू सो मच अक्षय सर। और आपने एक तो टाइम निकाला, ऑलरेडी आप सेंटर हेड इंदौर जेजी से हैं, तो आपने वो प्रॉपर तरीके से थोड़ा हमारा टाइम निकाल के बच्चों को गाइडेंस दे दी, क्योंकि सर बच्चे भटके हुए हैं सर, उनकी तकलीफें, उनकी प्रॉब्लम्स उनके समझ में आता है, वो भटके हुए हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और यहाँ पर पूरे बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देने के लिए। और सभी बच्चों को मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूंगा कि आप ऐसी चीजों के लिए, या ऐसे ही आपके कुछ और सवाल होते हैं अक्षय सर के लिए, या कोई ऐसे सवाल जो शायद मैं पूछ सकता हूं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपका दोस्त, आपका मित्र जय आपके लिए जुडिशरी गोल्ड चैनल पे आता रहता हूं।